हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? इनऑर्गेनिक की आज पहली क्लास है। रिवीजन करने के लिए डेफिनेटली माइंड मैप सीरीज देखिए। कंप्लीट चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बेसिकली n+l रूल। 12 तो मैग्नीशियम तक है, ऐसे मुंह जबानी याद हो जाते हैं वो तो। फिफ्थ पीरियड का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो फिफ्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस में भरूंगा। अगर बात करें तो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है विच इज कंप्लीटली एप्लीकेबल फॉर द सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका माइंड मैप सीरीज में। जी हाँ, इस सीरीज के बारे में वैसे ज्यादा तो आपको पता है ही, क्योंकि इनऑर्गेनिक की आज पहली क्लास है, मगर दूसरे सब्जेक्ट की तो चल ही रही है। तो क्लियर कर देता हूं चीजें। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सीरीज नहीं है, यहां पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यहां बेसिकली पूरा चैप्टर कम से कम शब्दों में और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उस चैप्टर की रिवाइज करवाई जाएगी। सो ये एक रिवीजन सीरीज है, और ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल दूं कि बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और वहां तक पहुंचाऊंगा, जीरो से उठा के पढ़ाऊंगा। नहीं बेटा, जीरो से उठा के नहीं पढ़ा सकते। ये माइंड मैप सीरीज है। इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का। एटलीस्ट 50 to 60% चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप रिवीजन करने के लिए डेफिनेटली माइंड मैप सीरीज देखिए, तो फायदा है। अदरवाइज ये जो 1-1.5 घंटा है आपका, ये भी खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए जिसको पहले से चैप्टर नहीं पता है, जिसको कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, पहली बार पढ़ रहा है, बेटा वो इस सीरीज के जरिए ना पढ़ें। उसके लिए आपको बैच जो है उसे एक पर्टिकुलर किसी भी बैच को आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। जो तरीका है वो तरीका है ना। क्योंकि गलत तरीके से तुम पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तो कर लोगे, मगर उसका आउटपुट नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वन शॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब हमारा पीरियोडिक टेबल जो है ये चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, आप सब लोग जानते हैं ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे हमको जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, लाइक ये वाला, ये सब हमारे ग्रुप नंबर हैं, है ना। और ऐसे कितने कॉलम्स हैं? 18 कॉलम हैं। फिर यहाँ पे हमको लेफ्ट टू राइट जो दिख रहे हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। टोटल कितने पीरियड है बेटा? 7 पीरियड हैं। ये 6 और 7 वाली सीरीज 6 और 7 पीरियड में से ही निकाली गई है। जहां पर ये सर्कल हो रहा है वहां से लेंथेनम के बाद ये लेंथेनोइड सीरीज है, बीच में से ही हटा के निकाल दिया गया है ना, ताकि इसका फॉर्मेट खराब ना हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहे, इसलिए इनको सेपरेटली प्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। और ये कंप्लीटली कहलाता है एफ ब्लॉक। ये कंप्लीटली इधर वाला जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये कहलाता है आपका, ये वाला ये कहलाता है आपका पी ब्लॉक, है ना। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये आपको कहलाता है क्या? ये आपका कहलाता है डी ब्लॉक। और ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका एस ब्लॉक। और नीचे जो दिख रहा है ये पूरा क्या कहलाता है? आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस सीरीज में जो रिवीजन कर रहा है उसे इतना तो पता ही होगा। फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। निमोनिक्स उसमें ऐड है, और मुझे पता है कि निमोनिक्स बताने के लिए कोई ये सीरीज सही जगह नहीं है, ठीक है। तो कैसे याद करना है, क्या करना है, वो सब तो आपको देखना ही है। फिर हैं ग्रुप्स, 18 होते हैं, अभी बताया। वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो 7 पीरियड होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। मैं बता देता हूं कि ये एस पी डी एफ नाम, देखो मैं बताऊंगा ज्यादा, हो सकता है चीजें कुछ लिखी हुई ना हो, लेकिन बोलूंगा जरूर। एस पी डी एफ नाम ब्लॉक का इसलिए होता है क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाता है वो उसका क्या होता है बेटा? ब्लॉक होता है। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बेसिकली n+l रूल। और अपन n+l रूल का एक फॉर्मूला अगर बनाए तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बन के आता है ना। n+l रूल सभी लोग जानते हैं। n+l रूल क्या होता है ना, ऑफ बाउ वाला। और आपने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। आप उसमें एक काम करना, वो जो आपने 1s 2s है ना, 3s 4s 5s 6s, एक काम करना उसमें 6s से शुरू करना आप उसमें। मतलब ऐसा जो वो आपका वो बना हुआ होगा ना इस तरह से, है ना, एरो वाला एनर्जी सीक्वेंस, तो उसमें जाकर आप 6s से इलेक्ट्रॉन भर के शुरू करना। आप देखोगे 6s के बाद आप कहीं ना कहीं 4f में जाओगे, ठीक है। फिर 4f के बाद आप कहीं ना कहीं, है ना, 5d में आओगे, कहीं ना कहीं 5d में आओगे। फिर कहीं ना कहीं आप कहाँ आओगे? 6p में आओगे। ऐसा कुछ चल रहा होगा वहां पे, चेक करना। तो बेसिकली आप ns में जाओगे यानी कि 6s, फिर n की जो भी वैल्यू है उससे कम 2 यानी कि 4f में जाओगे। उसके बाद आप n-1d यानी 5d में जाओगे, और उसके बाद आप np में जाओगे। तो ये सीक्वेंस से
इसी सीक्वेंस में हर एक पीरियड बना हुआ है। अब किसी किसी पीरियड में डायरेक्ट एस है, किसी किसी पीरियड में एस के बाद सीधा पी है क्योंकि वहां पर एफ और डी नहीं है, किसी किसी पीरियड में एस के बाद डी है उसके बाद पी है, और किसी किसी पीरियड में एस के बाद एफ और डी और पी है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर सब कुछ है ना, कंप्लीट। अगर बात करें तो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है विच इज कंप्लीटली एप्लीकेबल फॉर द 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। ये 6th और 7th पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप उससे ऊपर वाले पीरियड्स के अंदर देखोगे तो इसमें से कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। तो हम यहां से बात करते हैं, लेआउट निमोनिक्स पीछे हो ही गया, मैंने बता दी। हम यहां पे बात करते हैं कि हमारी सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है ना, पीरियड सीक्वेंस, पीरियड सबशेल सीक्वेंस। अब पीरियड सबसेल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में हमारा सिर्फ 1s भरता है। आप ये फॉर्मूला इसको याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला जो है ns n-2f और n-1d और ये np, ये है। तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, जब हमारे n की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट पीरियड के लिए, ये सिर्फ 1s होता है, आगे कुछ भी नहीं होता। जब हमारा सेकंड पीरियड होता है बेटा तो ये 2s होगा और डायरेक्ट यहां पर क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। ये सेकंड पीरियड हो जाएगा हमारा। थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो थर्ड पीरियड भी हमारा यहाँ 3s होगा और डायरेक्ट यहाँ पे 3p आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर पहले पीरियड में सिर्फ ns होगा, दूसरे पीरियड में s और p यानी कि बीच के दोनों नहीं होंगे, तीसरे में भी बीच के दोनों नहीं होंगे। जो हमारा फोर्थ पीरियड है उसमें 4s होगा और एक कम d, यानी 4 है तो एक कम 3d होगा और उसके बाद वापस से 4p होगा। ये सेम चीज फिर से पांचवें पीरियड के लिए भी सेम चलेगी, यानी कि 5s होगा, फिर एक कम कम यानी कि 4d होगा और ये 5p होगा। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 6 और n इज इक्वल्स टू 7 की अगर हम बात करें तो 6th पीरियड के लिए 6s होगा, उसके बाद 4f होगा, ये n-2 यानी कि 6 - 2 4f, उसके बाद यहाँ 5d होगा और उसके बाद यहाँ 6p होगा। अगर हम 7th पीरियड की बात करें तो 7s होगा, उसके बाद 5f होगा, उसके बाद 6d होगा और उसके बाद 7p होगा। तो आपको इन शॉर्ट कैसे याद रखना है, s यही है जो अकेला है, बाकी दो दो रिपीट है, sp sp sdp sdp sfdp sfdp। इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमें किसी ऐसे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो थर्ड पीरियड का है, तो हम थर्ड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन इस सीक्वेंस में भर देंगे, 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन भर देंगे उसका। हाँ, उससे पहले 1s भर जाएगा, 2s भर जाएगा, 2p भर जाएगा, फिर 3s और 3p भर देंगे हम। अगर हमें मान लो फिफ्थ पीरियड के किसी एलिमेंट का, फिफ्थ पीरियड के किसी एटॉमिक नंबर का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम पहले 5s भरेंगे, फिर 4d भरेंगे, फिर 5p भरेंगे। मगर उससे पहले, तो उससे पहले 4p तक भर चुका होगा। अरे भाई, अल्टीमेटली हम चल तो ऐसे ही रहे हैं कि 1s के बाद हम 2s में आए, 2s के बाद हम 2p में आए, 2p के बाद हम 3s में आए, 3s के बाद 3p में आए, 4s में आए, 3d में आए, 4p में आए, 5s में आए। तो आप शुरू कर लो 1s 2s 2p। तो बेसिकली अगर मुझे फिफ्थ पीरियड का लिखना है तो फिफ्थ पीरियड का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो फिफ्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस में भरूंगा। मगर उससे पहले यहां तक तो भर ही चुका होगा ना, ये ऊपर से ही तो चल रहे हैं हम। तो यहां तक भरने वाले का कौन सा नाम होगा वो हम लिख देंगे ब्रैकेट में, जो कि एक इनर्ट गैस होगी, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ देखो सीधी बात है, अभी भी लग रहा होगा तुमको कि बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार सुन रहे हैं तो क्या करें, ये तो सीरीज ही ऐसी है। 2s और 2p। अब जरा बताओ s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। एनसीईआरटी ने कहा है कि जितने ऑर्बिटल एक पीरियड के अंदर भरते हैं, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, तो उसने कहा उन ऑर्बिटल के दुगुने उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड इन पर्टिकुलर पीरियड। तो अब बात समझ आ गई होगी। तो यहां एक ऑर्बिटल है, यहां भी फिर से यही है, तो यहां भी 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। यहां एक ऑर्बिटल है मगर यहां पे 5 ऑर्बिटल है और यहाँ पे कितने हैं, अगेन 3 है। तो बताओ 5 3 8 और 1 9, यानी कि 9 × 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 18 हो जाएंगे। 9 × 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 18 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो सेम ही चलेगा। फिर यहाँ पे कुछ अलग आएगा कि 1 यहाँ है, 7 यहाँ है।
7 यहाँ है, फिर यहाँ पे वापस से 5 है, और यहाँ पे कितने हैं ये, तो कितने हो गए 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16। तो ये 16 इंटू 2 हो जाएंगे, 32 एलिमेंट होते हैं 6th पीरियड में। और 7th में भी सेम होंगे, है ना, 7th में भी क्या होंगे, 16 इंटू 2 32। वहां सिर्फ एक डब्बा है, तो यहां 1 इंटू 2 कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। अब एनसीईआरटी ने ऑर्बिटल्स को डबल करके बताया हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो या तो ऑर्बिटल को 2 से गुणा कर लो, या ये देख लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। इसमें कितने भरे जा सकते हैं बेटा, 1, 2, और इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2 इसमें भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन और 6 उसमें भरे जा सकते हैं, तब भी आंसर हमारा 8 ही आएगा। तो कैसे भी कर लो, बात एक ही है, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लो, उतने एलिमेंट होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, या आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, ऑर्बिटल इंटू 2 कर दोगे। तो ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है आपको। चलो फिर बात आती है कि बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे बाकी बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, बहुत वक्त लग जाता है उस चीज़ में, है ना। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप देखना इससे रिलेटेड चीज़ें आपको खूब सारी अपने जो मेन नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगी। ये देखो IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे सीखते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ जो 100 से अबव एलिमेंट्स हैं उनके नाम इस तरह से लिखे जाते हैं, 0 को नील, इधर से हम नाम उठा लेंगे, सफिक्स EM यूज करेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत है, मान लो हमने यहाँ पे 100 जो है 6 का नाम लिखना है, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, तो 106, 1 के लिए लिखोगे अन, वो देखो 1 के लिए अन लिखा है, इसके लिए लिखोगे नील और इसके लिए लिखोगे हेक्स, है ना, और प्लस EM जो है वो सफिक्स हम यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अन नील हेक्सियम। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, अननील हेक्सियम। और अगर आप इसका सिंबल बना जाओगे तो इसका एक उठाओ, इसका एक उठाओ और इसका एक उठाओ, तो ये बनेगा UNH। ठीक है, ऐसे खूब सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखो ये रहा हमारा अननील हेक्सियम। और ये इनके IUPAC नेम है, ये इनके प्रॉपर नेम है जैसा कि बाकी एलिमेंट्स के होते हैं। और ये आपको यहाँ पर एक साइड में ये ट्रिक भी मिल जाने वाली है जिससे आप इनके प्रॉपर नेम भी याद कर सकते हो, प्रॉपर नेम विद दैट सिंबल। और उनको अगर कोई मैच मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आए, तो इधर के नाम वालों के साथ आप इधर का नाम मैच कर सकते हो। इस ट्रिक से आपको याद कर लेना, ये वाली जो कॉलम में लास्ट वाले में ट्रिक लिखी है, ये हमने कर ही दिया, है ना। ये अभी मैंने पीछे बता ही दिया, ये 1s, ये 2s, 2p, ये सब मैंने कर दिया, ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं यहीं से समझा देता, एनीवेज कोई बात नहीं। फिर आता है ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हमें अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो कैसे हम, पहला केस है एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम ये 3 चीजें कैसे पता करेंगे किसी एलिमेंट की। तो एक चीज याद कर लो कि जो भी इनर्ट गैस है ना, जो भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद होना चाहिए। कुछ ये हीलियम नियोन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नाम, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, नाम याद होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन तो हो ही जाएगा। ये क्रिप्टन क्या क्या याद होना चाहिए इनका बताता हूँ। नाम याद होने चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, फिर जीनोन, रेडोन, और लास्ट में जो कि काम आती नहीं है, OG बोलते हैं उसे, ऑर्गेनेसोन, है ना। अब सुनो, इनके क्या याद होने चाहिए। पहली चीज इनके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और दूसरी चीज इनका पीरियड नंबर याद होना चाहिए। अब पीरियड नंबर ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है, ये सिक्स्थ होता है, ये सेवंथ होता है। आपसे पूछा जाए कि फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी है, तो पहली चीज सबसे, आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखो, पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस होता है, यानी फोर्थ पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट ये है, फिफ्थ पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट ये है, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट सबसे आखिरी ये है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86 और इसका होता है 118। ये एटॉमिक नंबर्स भी इनके याद होने चाहिए। सर अब आप इससे क्या करवाओगे, देखो मैं एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो मेरे को किसी एटॉमिक नंबर, मेरे को किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो डिटेल में कॉन्फ़िगरेशंस मैं इस वाली सीरीज में नहीं करवाऊंगा। अगर मान लो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेट सपोज मुझे
82 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, Z इज इक्वल्स टू 82 लिखना है। तो मैं बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है। हमको यह पता होना चाहिए कि 82 का पीरियड नंबर क्या है। सबसे पहला टास्क हमारा पीरियड नंबर होता है। तो हमें पीरियड नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। हमेशा एक चीज सोचो कि जितना एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बेटा, 82 दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद ऐसी कौन सी इनर्ट गैस आएगी, इसके जस्ट बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर सोचो। तो 82 के जस्ट बाद आने वाला नंबर, 82 के जस्ट बाद आने वाला, बाद में तो 118 भी आएगा, मगर पहले उससे जस्ट बाद आएगा कौन, जस्ट अगला, वो कौन सा आ जाएगा बेटा, 86 आ जाएगा। तो यहां 86 हमें पता चल गया। अब 86 का पीरियड नंबर कौन सा है, 6 है। 86 का पीरियड नंबर कौन सा है, 6 है। यानी कि जो पीरियड नंबर इसके जस्ट अगली इनर्ट गैस का होगा वही पीरियड नंबर उसका अगली इसका होगा। ये लो, 6th पीरियड निकाल दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, 6th पीरियड पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। तो सबसे पहले जाएंगे हम 6th पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस उठा के लाएंगे। ये रही हमारी 6th पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस। हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मगर कितने, क्या 80 के 80 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, नहीं, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा, फिर कुछ यहां तक इलेक्ट्रॉन आया होगा, फिर यहां से शुरू हो रहे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 80 के 80 इलेक्ट्रॉन उसी में जाएंगे। 80 इलेक्ट्रॉन वहां से शुरू होके यहां तक आएंगे बेसिकली, जिसमें से हमें ये वाला रास्ता तो पता है मगर ये वाला रास्ता नहीं पता है। तो ये वाला रास्ता बहुत आसान है। देखो यहां कौन सी थी, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है ना, रेडॉन है और ओजी है। ऐसा ही है बेटा। अब इसको देखो कि अगर मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूं, इसमें 2 गए, इसमें 2 गए, इसमें 6 गए, इसमें 2 गए, इसमें 6, इन सब में इलेक्ट्रॉन भरता हुआ हूं, यानी कि यहां 2 कर दूं, ठीक है, यहां 2 कर दूं, यहां 6 कर दूं, यहां 2 कर दूं, यहां 6 कर दूं, यहां 2 कर दूं, यहां 10 कर दूं, यहां 6 कर दूं, यहां 2 कर दूं, यहां 10 कर दूं, यहां 6 कर दूं। अब मैं जोड़ूंगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल करके देख लो कितने हुए, 1 2 3 4 है ना, ये 24 हो गए, प्लस 20 कितने हो गए, 44 हो गए, प्लस 1 2 3 4 5 ये 10, तो कितने हो गए, 54। अब 54 के लिए तो मैं डायरेक्ट जीनोन भी तो लिख सकता हूं। मतलब यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन, वहां से शुरू होके यहां तक इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं, तो मैं 54 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब ना लिखकर उसकी बजाय जिनोन लिख देता हूं। और मुझे ये चीज समझ में भी आ रही है कि मुझे 80 जो जेड एटॉमिक नंबर 80 है वो हमारा ये वाला है, 6th पीरियड का है। तो 6th पीरियड के किसी भी एलिमेंट का, 6th पीरियड के किसी भी एलिमेंट का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये बात तो तय है कि 5th पीरियड तक सब कुछ भर चुका होगा। और 5th पीरियड तक सब कुछ भर चुका होगा मतलब 5th पीरियड का आखिरी एलिमेंट मुझे लिख देना है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, ऐसा लिखा जाता है, ये प्रीवियस इनर्ट गैस लिखा जाता है बेटा। इसमें क्या लिखा जाता है, प्रीवियस इनर्ट गैस। और फिर आगे, तो आगे 6th पीरियड की सीक्वेंस लिखो, वो है 6s, फिर 4f, फिर क्या है 5d, और उसके बाद क्या जाएगा बेटा 6p, यही आएगा। तो प्रीवियस इनर्ट गैस इसमें कितनी है, जीनोन है, फिर 6s, फिर 4f, ठीक है, फिर 4f, फिर 5d और फिर 6p आएगा। अब जीनोन कितना एटॉमिक नंबर होता है, 54। हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 82। अब 82 माइनस 54 कर दे बेटा, बता कितना हो गया, ये 8, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 2, 28 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने, और 54 80, टोटल 80 इन सब में है, 1 से लेके 80 तक इलेक्ट्रॉन इसमें है, जिसमें से 54 हमने सिर्फ डब्बे में जिनोन लिख के बता दिया कि ये 54 है। अब बच्चे हमारे 28 इलेक्ट्रॉन, तो हम 28 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, 2 इसमें जाएंगे, 14 इसमें जाएंगे, 16, 10 इसमें जाएंगे, 26 और 2 इसमें जाएंगे, हो गए, भर गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। याद रखना इलेक्ट्रॉन किसमें पहले गया है वो तो सीक्वेंस डिसाइड करता है, मगर अगर आप किताबों में देखोगे तो पहले 4 नंबर को लिखते हैं क्योंकि वैल्यू छोटी है, फिर 5 को लिखते हैं, फिर 6 और 6 तो बराबर हैं तो पहले S आएगा, फिर P आएगा, तो 6 है और 6P है, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है बेटा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पहले 4f में गया फिर 5d में गया, कंफ्यूज मत होना, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखा दिया है। फिलहाल आते हैं वापस अपनी बात पे। तो पीरियड नंबर ऑफ गिवन z, कोई भी एटॉमिक नंबर का दिया हुआ है उसका पीरियड नंबर क्या होता है, उसी
में आगे इनर्ट गैस का जो पीरियड नंबर होता है, अभी पीछे बता ही दिया मैंने 82 एग्जांपल लेके। फिर है कि पीरियड नंबर तो ऐसे निकाल लोगे आप किसी एटॉमिक नंबर का, ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? तो ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मगर हम कुछ काम आसान करते हैं। ये जो 58 से 71 है, इनके बीच में से कोई भी अगर एटॉमिक नंबर है तो वो हमारा लेंथेनॉइड होगा, जिसका ग्रुप फिक्स है, तीसरा होता है, कोई चेंजेस नहीं। फिर ब्लॉक एफ होता है और पीरियड नंबर 6 होता है। फिर अगर आपको 90 से 103 के बीच में कोई दिख जाए तो वो एक्टिनॉइड है, उसका ग्रुप भी फिक्स है, 3 होता है। सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर 3 ही होता है। ये लो 3 3 निकालना ही नहीं है, सब कोई भी एक ब्लॉक आए 3, फिर एफ ब्लॉक, फिर ये 7। फिर अगर आपको 104 से लेके 118 के बीच का भी कोई एटॉमिक नंबर दिख जाए और उसके बारे में पूछा है सब कुछ, ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ, वो भी आसान है। इस 104 से लेके 118 तक वाले में जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, जो भी आपको, लेट सपोज आपको 109 दे दिया, तो 109 का ग्रुप नंबर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 104 का 4 हो जाएगा, 118 का 18 हो जाएगा, 117 का 17, 115 का 15, ऐसे, ठीक है। फिर ब्लॉक इसमें 2 तरह के आएंगे, 104 से 112 वाला पी ब्लॉक होगा और 113 से 118 वाला डी ब्लॉक होगा। पीरियड नंबर इसमें जो है वो क्या होंगे, सबका 7 ही होगा। तो यहाँ पे देखो 14 एलिमेंट्स ये, 14 एलिमेंट्स ये, 24, और यहाँ पे कितने, मेरे ख्याल से 10 16 ये, तो 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 एलिमेंट तो मैंने साइड में कर दिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में से इतने एलिमेंट्स के लिए तो आपको तुरंत आंसर करना है इसको देख के। उसके बाद उसके अलावा फॉर रेस्ट अदर एलिमेंट्स, कि भाई इसके अलावा कोई एटॉमिक नंबर दिया हो तो क्या करने हैं, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू जेड प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ऐसे करके ग्रुप नंबर निकालना है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे निकाल देना है, क्या, किसका निकालूं, कोई भी एक एटॉमिक नंबर ले लो, मैंने ले लिया 50 ले लिया, चलो 50 ले लिया, है ना, z इज इक्वल्स टू 50 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप नंबर कैसे निकालूंगा, तो 50 है प्लस इसमें 18 कर दूंगा माइनस इसकी अगली इनर्ट गैस, सोचो कौन सा एटॉमिक नंबर होगा जो इसकी अगली इनर्ट गैस होगी, 54 ही होगा, इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस 54 नंबर होगी। अब देखो इसमें कितना हो गया, 50 10 60 6, 50 10 60 और ये 68 हो गया बेटा, 68 माइनस 54 करो, कितना हो गया देखो जरा, 68 68 माइनस 54, क्या इसमें कितना आंसर आ रहा है, 14 आएगा क्या, तो ये इसका ग्रुप नंबर हो गया, है ना। मगर इसमें इफ वैल्यू कम इन नेगेटिव देन यूज 32 इन फॉर्मूला, मतलब z गिवन प्लस 32 माइनस z नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड अप टू z इज इक्वल्स टू अप टू z 12, 12 एटॉमिक नंबर तक ये फॉर्मूला मत लगाना। तो यार 12 तो मैग्नीशियम तक है, ऐसे मुंह जबानी याद हो जाते हैं वो तो 12 तक की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ये सब। दूसरा आता है कि अगर हमारे पास केस 2 है, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ तो क्या करेंगे, तो पीरियड नंबर, कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो पीरियड नंबर सबसे आसान है, उस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी n की वैल्यू देखो, वही उसका पीरियड है। ब्लॉक डिसाइडेड बाय द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, कौन सी सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया होगा ये डिसाइड करेगा उसका ब्लॉक। फिर बात आता है यहां पे, इस ब्लॉक से रिलेटेड चीजें यहां लिखी हुई है कि अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना, अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो p ब्लॉक कंफर्म है, और अगर np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर वो s हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है। अगर ns1 और ns2 दिख जाए लेकिन साथ में n-1d और n-2f दोनों में से कोई भी खाली हो तो हम उसे s ब्लॉक बोलेंगे। और यही कंडीशन के साथ अगर n-2f और n-1d में इलेक्ट्रॉन दिख जाएं फिर उसे हम s ब्लॉक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी ns1 ns2 की फॉर्मेट में है, ये भी ns1 ns2 की फॉर्मेट में है।
तो हर NS1 और NS2 वाला S ब्लॉक नहीं होता। साथ में एक कंडीशन होती है कि NS1 और NS2 वाला तभी S ब्लॉक होता है जब N-1D और N-2F खाली होता है। या तो ये खाली होगा, ये खाली, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो D और F है। सर अब D और F को कैसे अलग अलग करेंगे? बेटा मैं तो कहूंगा इतना कंफ्यूजन मत करो, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, एक एटॉमिक नंबर बनेगा, एटॉमिक नंबर सामने आते ही पता चल जाएगा वो F ब्लॉक है या D F ब्लॉक है। ठीक भाई। फिर ग्रुप नंबर है तो F ब्लॉक हमेशा थर्ड होगा, बता दिया पहले, कभी चेंज होगा ही नहीं, इसको हमेशा याद रखो, इसका सबका पूरे F ब्लॉक का थर्ड होता है। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का, जब आपको पता लग जाए कि हमारा एलिमेंट डी ब्लॉक है तो हम उसमें NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। फिर हमें पता लग जाए कि वो पी ब्लॉक है तो हम 12 में पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। हमें पता लग जाए कि वो एस ब्लॉक है तो वो NS इलेक्ट्रॉन हमारा बन जाएगा। NS इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो बन जाएंगे। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है ये सारी चीजें हम इसमें कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है ज़ीनोन 6s1, बहुत आसान है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है पीरियड नंबर, इसका जो पीरियड नंबर है वो कितना हो गया 6। प्लस इसमें ब्लॉक की बात करें, पहले ब्लॉक निकालेंगे बेटा और फिर हम इसमें ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, अब ब्लॉक साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। S1 सीधा सीधा दिख रहा है, 1 कम D 2 कम F, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसका मतलब है ये तो साफ साफ दिख रहा है S ब्लॉक है क्योंकि NS1 के फॉर्मेट में बेटा, और S ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर S NS में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं, तो ग्रुप नंबर हो गया इसका क्या 1, यानी कि NS इलेक्ट्रॉन देखना है बस। S ब्लॉक में NS इलेक्ट्रॉन देखा जाता है ग्रुप नंबर में। अच्छा अगला एग्जाम्पल मान लो मैंने करवा दिया, मैं एक एग्जाम्पल ये लेके आता हूं कि मान लो मैंने लिख दिया क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन यानी कि फोर्थ पीरियड एंड हो गया। जब आप क्रिप्टन लिखते हो तो फोर्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट लिख रहे हो, इसका मतलब आप जो भी शुरू करोगे वो 5वां पीरियड शुरू करोगे। 5वां पीरियड शुरू होता है 5s से। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 5s, फिर मैंने लिखा 4d। ठीक है, और इसको उल्टा भी घुमा के लिख सकता हूँ 45, तो मैंने यहां लिख दिया, ये ऐसा लिख दिया, लो 5s2 4010। क्या लिख दिया बेटा मैंने? 5s2 4010। अब दिमाग लगाओ, क्या ये NS1 है, NS2 है, मगर n की वैल्यू ये N-1D भी तो है। क्या N-1D में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? क्या तुम इसको S ब्लॉक बोलोगे? चलो पीरियड बता दो पहले, पीरियड तो 5वां है क्योंकि 5 नंबर सबसे ज्यादा है। क्या तुम इसको S ब्लॉक बोलोगे? नहीं। तो अब ये बचा कौन सा ब्लॉक बेटा? D ब्लॉक, क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इसमें, तो P ब्लॉक तो हो नहीं सकता। NP यानी कि 5P में इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो हम उसे तुरंत P ब्लॉक बोल देंगे। वहां पे अगर 6P में दिखता तो हम उसे तुरंत क्या बोल देते? P ब्लॉक बोल देते। ये D ब्लॉक है, पता चल गया। अब डी ब्लॉक के अंदर जो डी में और एस में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, वो जोड़ लो, आपके हो जाएंगे 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। ये ग्रुप नंबर इसका 12 आ गया। NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन से हमने निकाल दिया उसे। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। लो मान लो मैंने यहां लिख दिया जीनोन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ, है ना, मैंने यहां लिख दिया क्या 4F14, 4F7 लिख दिया, चलो 4F7 लिख दिया, 5D1 लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ 6s2 लिख दिया। अब देखो अगेन ये NS2 है, पीरियड नंबर तो साफ साफ पता चल रहा है 6 है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। ठीक है, हाँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले 6s में गया, फिर 4f में गया, फिर 5d में गया। तो उसके बाद हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे ये तो तय है कि ये p ब्लॉक नहीं है, ये s ब्लॉक नहीं है, तो ये d और f में से है। ये किस में से है? d और f में से है। अब बेटा एक चीज बताओ, ये पूरा भरेगा तब तो इसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये तो अभी 7 ही है, यहाँ 14 होके इधर आता तो हम उसे डी ब्लॉक बोलते हैं। और अगर इतना कंफ्यूजन है, अगर इतना कंफ्यूजन है तो सिंपल सा फंडा है, जोड़ लो, ये 54, ये 7 1 8 और 2 10, तो 54 + 10 कितना हो जाएगा? 64 हो गया। अब 64 तो एफ ब्लॉक ही होता है, छोड़ो हटाओ, और एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा 3 होता है, निकालना ही नहीं होता। अब मान लो हम पी की बात कर रहे थे, आखिरी हमारा बचा है, पी की बात कर लेते हैं। चलो हमने लिखा यहाँ पे लिख दिया क्रिप्टन, ठीक है, फिर लिख दिया हमने 5s2, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4d10, है ना। सीक्वेंस तो खैर 5s में ही पहले जाएगा, मैं किताबों के हिसाब से लिख रहा हूँ जिसमें 4 पहले आता है, 5s2 और 5p3 लिख दिया।
अब देखो जरा, क्या इसमें np इलेक्ट्रॉन्स दिख गए तुमको? np इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, np3 np इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, तो पीरियड नंबर तो हो गया 5। np इलेक्ट्रॉन्स दिखते ही p ब्लॉक बोल दो। और p का ग्रुप कैसे निकालते हैं? तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 नंबर ग्रुप हो जाएगा। कैसे निकाला? 12 + np इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने एक एक सारे ब्लॉक का एग्जाम्पल आपको लेके समझा दिया है बेटा। चलती आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं, है ना। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग वे ऑफ एटॉमिक नंबर से बनी हुई है। देखो साफ बात है, मैं यहाँ रिवाइज कराने आया हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसके पास अपने खुद के नोट्स बने हुए हैं किसी ना किसी बैच से, वो पढ़ा हुआ है। सामने नोट्स रखना, फिर ये वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि हलवा तो है नहीं, जो 10 से 12 लेक्चर में चीज़ पढ़ाई गई है वो महज 1 या सवा घंटे में या 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की स्पीड कितनी तेज़ होगी आपको भी पता है। तो आप भी पन्ने पलटिए साथ के साथ। ऐसा नहीं कि इस वाली स्क्रीन इसके नोट्स अलग से बनाकर और फिर केवल उसी के नोट्स को पढ़ के, इस सीरीज के नोट्स को पढ़कर ही काम हो जाएगा, नहीं। हाँ, इससे काम काम के नोट्स बन सकते हैं, मगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर मेन नोट्स हैं तो आप उसी से देखिए, चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। हाँ, नोट्स मेरे होने चाहिए, वरना मैच नहीं करेंगे। चलो, स्क्रीनिंग जो होता है बेटा वो होता है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें शेल्स होती है, एनर्जी लेवल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, n = 1 2 3। मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये क्या लगाता है बेटा? अट्रैक्शन लगाता है। तो अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? इस पर रिपल्शन लगाते हैं, इस पर क्या करते हैं? रिपल्शन लगा दे रहे हैं ऐसे। तो दो चीजें हमें समझ में आई कि ये न्यूक्लियस तो इसको खींचना चाहता है, न्यूक्लियस तो इस पर अट्रैक्शन लगाना चाहता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देना चाहते हैं, तो वो कहलाता है रिपल्शन। तो यहां दो चीजें चल रही है, ये अट्रैक्शन कर रहा है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आया कि इस बेचारे पर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना लग तो नहीं रहा है, यानी कि जितना न्यूक्लियर चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, इसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको हम चेक कर रहे हैं, तो जितना इस पर अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना लगा नहीं, कम हो गया। कैसे हुआ कम? क्योंकि कुछ रिपल्शन भी चल रहा है। तो अगर मैं रिपल्शन को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ अट्रैक्शन आ जाएगा क्या? टोटल, है ना। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मैं इससे पूछूंगा, मान लो ये लगाना चाहता था 10 से, लेकिन लगा रहा है सिर्फ 7, तो 3 कहां गया? तो 3 रिपल्शन में चला गया। तो हमारे पास यहां दो तरह की टर्म आती है। अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन डेवलप कर देते हैं, एक शील्डिंग डेवलप कर देते हैं। इसी से ही शब्द आया हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। तो स्क्रीनिंग क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा? इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स है जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर, उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग जो है वो डिफरेंट सबशेल्स का, एक ही शेल की डिफरेंट सबशेल का। हाँ, याद रखना यहाँ एन जो है ना वो सेम होना चाहिए, NS NP ND NF ऐसे होगा ही। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है तो इसका ऑर्डर ज्यादा अच्छा होता है। और ये जो है ये पुअर शील्डिंग होते हैं, इनका सिग्मा कैसा होता है बेटा? पुअर सिग्मा होता है। फिर बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो बात न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? टोटल, और इसी के आगे इफेक्टिव लगा दिया तो जेड इफेक्टिव हो गया। जेड का मतलब प्रोटॉन नंबर, और उसमें से ये टोटल रिपल्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहलाता है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास जो जनरल ट्रेंड है, वो जनरल ट्रेंड ये कहता है ऑफ जेड इफेक्टिव एस एंड पी ब्लॉक में मेनली एप्लीकेबल है, और यही हमारे काम के हैं, बाकी हमारे काम के नहीं है। जो टॉप टू बॉटम है और जो लेफ्ट टू राइट है, एक पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे तो जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है, और अगर टॉप टू बॉटम की बात करोगे तो जेड इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई। मगर क्या इसमें एन जो है कांस्टेंट होता है? शेल नंबर, और यहां पर एन इंक्रीज होता है, शेल नंबर।
फर्क है। ग्रुप के अंदर शेल नंबर बढ़ता है और शेल नंबर का मतलब है कि ऐसे 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 शेल्स बढ़ती जाएगी। तो बताओ जब शेल्स बढ़ेगी तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर साइज क्या होगी, इंक्रीज। और यहां पर देखो पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, पीरियड के अंदर शेल नहीं बढ़ रही है। मान लो ये 2 शेल है, अब 2 शेल है तो शेल चेंज नहीं हो रहा है, इसी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जब इसी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इसको पास बुलाएगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर आर माने तो वो कम होती है, और आर कम होने पर जो साइज है वो क्या हो जाएगी बेटा, साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। ये जनरल ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव एंड साइज लिख सकते हो, एंड साइज, जनरल ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव एंड साइज। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है बेटा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, है ना। अब इसमें देखो, है ना, हमेशा याद रखना, ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, contraction z effective increases and contraction in size occurs, जो कि 3 तरह का होता है। पहला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब इनके रीजंस हैं, रीजंस वही है डी और एफ के पुअर शील्डिंग। तो इसका पर्टिकुलर है ड्यू टू पुअर सिग्मा यानी कि शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, ये है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, और ये है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे होते हैं पता है तुमको। अब बार बार नहीं बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है। सिग्मा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है बेटा वो जेड माइनस सिग्मा होता है। अब बीच में माइनस है तो इसकी वैल्यू जितनी कम करोगे रिजल्ट उतना बढ़ेगा, ये दोनों उल्टा चलते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू पुअर होगी, सिग्मा जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। सिग्मा निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जनरल ट्रेंड वाली बात कर ली कि ऐसा ऐसा होता है, मान लो बस, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं साइज पे। तो साइज जो है वो हमारी, अभी मैंने पीछे बताया जनरल ट्रेंड क्या कहता है, वापिस लिख देता हूं। जनरल ट्रेंड, ठीक है, जनरल ट्रेंड में साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में जो है वो डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में इंक्रीज होती है ना, ठीक है भाई। ये लो, क्लियर है, ये एटॉमिक साइज का ये ऑर्डर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइज की, वो देख लेते हैं, आ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां समझ आ जाएगा। जैसे ग्रुप 13 का ऑर्डर है, इसमें एक चेंजेस है थोड़ा सा, वो क्या है यहाँ पे मान लो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। अगर आप देखोगे तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 31 है। 31 का एटॉमिक नंबर जब आप लिखोगे तो इसमें आएगा बेटा आर्गन, फिर यहाँ आएगा 3d10, फिर आएगा 4s2 और फिर 4p1, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका। जब आप देखोगे कि ये तो आपकी nth शेल है और ये आपका n-1 शेल है, ठीक है। तो n है 4, एक कम यानी कि 3 हो गया, n-1। अब ये जो है इससे ऊपर वाला एलिमेंट अगर देखोगे ना तो आप ऐसा है, ये नियोन 3s2 3p1। तो जैसे ही आपने इस पे स्विच किया तो यहां से यहां तक साइज बढ़ी, अच्छी बात है, मगर आपने इस पे स्विच किया
जैसे ही आपने इस पे स्विच किया इधर नीचे, तो आपने देखा कि साइज घट गई, गैलियम छोटा हो गया। बोले ऐसा कैसे हो गया? जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, तो ठीक है बाकी जगह तो बढ़ ही रही है, मगर ऐसा इनमें इसलिए हुआ। क्यों हुआ गैलियम में ऐसा? जरा सोचो, गैलियम में ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये 10 3D electrons which have पुअर सिग्मा की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, इस वजह से साइज जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, और ये कहलाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आज के बाद आपसे पूछे कि गैलियम की साइज क्यों छोटी हुई बेटा, तो रीजन लिख देना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा? वो बोरोन के बाद अब कौन आएगा? गैलियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, और उसके बाद इंडियम, और उसके बाद क्या आ जाएगा? थेलियम हो जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर। इसके अलावा ना एस ब्लॉक में कोई दिक्कत है, ना डी ब्लॉक में कोई दिक्कत है, सॉरी ना पी ब्लॉक में, बाकियों में दिक्कत है। यानी कि आप चाहो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी ऐसा लिख सकते हो, है ना, पूरा। नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसा लिख सकते हो, FCl, Br, I ऐसा भी लिख सकते हो, Li, Na, K, Rb, Cs लिख सकते हो आप, Li बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिख सकते हो आप। यहाँ पे सोडियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की साइज बता सकते हो, है ना। आप साइज आराम से बता सकते हो, बोले इसकी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। ये लेफ्ट टू राइट है ना, पीरियड है ये भी लेफ्ट टू राइट है तो साइज डिक्रीज। तो ऐसे बाकी के जनरल ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जो लफड़ा था वो 13th ग्रुप वाला था, वो मैंने समझा दिया। डी और एफ में भी लफड़ा है, मगर हम उसे इस सीरीज के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक में ही देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आपके नोट्स में डेफिनेटली लिखा हुआ है आयोनाइजेशन। तो डी और एफ को मैं यहां प्रॉपर्टीज में स्किप कर रहा हूं, वापस सुन लो। डी एंड एफ ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज हैं मैं उसे यहां स्किप कर रहा हूं, मैं एस और पी ब्लॉक को लेकर चलूंगा, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर यहां पढ़ाना ही पड़ेगा। उस चैप्टर में मैं वहां पर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूंगा, तो आपके मेन नोट्स में तो है ही, यहां नहीं बता रहा हूं मैं उसको। फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? देखो यह ये न्यूक्लियस है ना, और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स बनी हुई है। यहां कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा है जिससे तुम रिमूव करना चाहते हो, इसे तुम क्या करना चाहते हो? रिमूव। जब रिमूव करोगे तो तुम्हारे को इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा न्यूक्लियस उसे खींच के रख रहा है, ठीक है भाई। तो क्या होगा? पहली चीज प्रोसेस सुनो, क्या कहता है प्रोसेस? ये कहता है कि किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से सबसे ढीले बंधे हुए मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, अब एनर्जी देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो बांध के बैठा है। अब कोई खींच के बैठा है तो उसे निकालने में हमको दम लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाती है हमारी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और याद रखिए, आगे बढ़ते हैं कि अब जरा देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में से निकालेंगे, फिर तीसरा भी इसी में से निकालेंगे। अगर लगातार हमें किसी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसे बोला जाता है वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बला है? जरा देखो, एक एटम है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये प्लस बनेगा, फिर अगर ये दूसरा है तो दूसरा निकालूंगा तो ये +2 है, फिर इसमें से और निकालूंगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये +3 बन जाएगा बेटा। मेरा सवाल ये है कि इसको मैंने बोल दिया क्या? इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2, इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी 3, IE3 ऑफ M ऑफ M, M की है ना ये, ऑफ M। इसी में से निकाल रहे हो गोली की तरह धाए धाए एक एक करके। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हमेशा किसी एक भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की, दुनिया का कोई भी एलिमेंट यहां रख दो, उससे जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो मान लो इसने बोला 10 रुपए दे, फिर तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इससे निकालने जाओगे, तो अब जब दूसरा निकालने जाओगे तो देखोगे कि पहला निकल चुका होगा,
दूसरा निकालने जाओगे तो पहला निकल चुका होगा, यानी कि इस पे प्लस आ गया होगा। जब प्लस आ गया होगा तो इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया होगा। अब जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया होगा तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया तो ये वाला 10 रुपए में तो काम नहीं चलेगा, यहाँ एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर यहाँ एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी IE1 से ज्यादा हमेशा IE2 और हमेशा IE3 और एंड सो ऑन चलता रहता है। आप लगातार जब इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहते हो तो हमेशा एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हो, फिर किसी भी एलिमेंट को, दुनिया का कोई भी एलिमेंट यहां रख दो, ठीक है, हमेशा इंक्रीज ही होगी। ठीक है भाई, चले आगे नेक्स्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। देखो साइज अगर बढ़ेगी तो ये न्यूक्लियस है, साइज कब बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिर अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हम यहाँ दो चीज हैं, अरे जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मगर जेड इफेक्टिव और सिग्मा तो उल्टा चलते हैं, और सिग्मा उल्टा चलता है, इसका मतलब है सिग्मा बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। सिग्मा क्या है, रिपल्शन। रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन कहीं सिस्टम में ज्यादा होगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा ना, वहां तो लड़ाई चल रही है। फिर आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारा फुल फिल्ड और एक हमारे पास हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड में Np3 ज्यादा हो जाएगा Np4 से आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये होता है हमारा Np6 मैक्सिमम इन अ पीरियड, ये फुल फील्ड के लिए। पेनेट्रेशन पावर में हम देखेंगे NS2, पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है, पेनेट्रेशन पावर का मतलब है न्यूक्लियस के नजदीक, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो किसकी होती है, S की ज्यादा, P की कम, D की कम और F की ऐसे होती है। तो इससे हमारे पास जो ऑर्डर चेंज होगा वो NS2 और Np1 का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बेरिलियम ज्यादा होगा बोरोन से, यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, और फॉस्फोरस ज़्यादा होगा सल्फर से। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्डर लिख सकते हैं सेकेंड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन सेकेंड पीरियड। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, ये रहा लिथियम, सेकेंड पीरियड लिखना आता है बेटा, ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2s1 है, 2s2 है, लास्ट में 2p1 है, 2p2 है, 2p3 है, 2p4 है, 2p5 है और 2p6 है। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। अभी हमने पीछे देखा कि देखो जनरली तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, ये लो। मगर 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 यहाँ पे बेरिलियम ज्यादा होगा, उसका रीजन है पेनेट्रेशन पावर PP। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा होगा, उसका कारण है हाफ फील्ड, है ना, और ये ज्यादा होगा फुल्ली फील्ड। अब ठीक है, हमने उसको इंक्रीज कर दिया, मगर इसके ज्यादा होने का रीजन साइज नहीं है बेटा, फुल्ली फील्ड है। ठीक है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से सेम ऑर्डर थर्ड पीरियड का भी लिखना सेम, है ना, होमवर्क दे रहा हूं। राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ कंप्लीट थर्ड पीरियड। सेम जहां जहां वहां चेंज हुए हैं वैसे वैसे वहां पर भी चेंज हो जाएंगे दो, है ना। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर और हाफ फील्ड कर लोगे बेटा, सेम ऊपर वाला देख के डिट्टो, नीचे थर्ड पीरियड में भी वहां वहीं पर चेंज कर लेना। फिर बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, देखो जरा। पहली चीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब जरा इधर देखो, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, है ना, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें
तो टॉप टू बॉटम में हमको पता है कि n बढ़ रहा है, मगर n बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी, और अगर साइज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, है ना, इजी रिमूवल, है ना, इजी रिमूवल, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी रिमूवल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी कि नीचे जैसे जैसे आ रहे हो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो सबसे नीचे वाला है वो देगा। अब मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देने पर ही तो बनती बेटा। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना जल्दी रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें ये पता चलता है। फिर आता है प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है m, उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है, लाइक IE1, उसकी IE2, उसकी IE3 और उसकी IE4, इस तरह से कुछ 4 वैल्यूज दी हुई है। ये दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है 140 इलेक्ट्रॉन, 140 चलो वैल्यू मान लो, 140 मान लो। उसके बाद मान लो यहाँ दिया हुआ है अचानक से 700 और यहाँ दिया हुआ है 830। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें इन वैल्यूज को, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये कभी हमेशा देखना है यहाँ जो भी वैल्यू होगी उससे बड़ी है, उससे बड़ी है और उससे बड़ी है, होगी हमेशा इंक्रीज। मगर इंक्रीजिंग पैटर्न में हमें सडन जंप ढूंढना है। हमें ये तो पता है कि IE1 से ज्यादा IE2 ही होती है, अभी पीछे बता दिया था मैंने, उससे ज्यादा IE3 और उससे ज्यादा IE4 है। तो कभी भी वैल्यू जो है हाइपोथेटिकल बनाओ, ऐसा सवाल करो तो इंक्रीजिंग लिखना, और फिर उसमें एक चीज नोटिस करना, कहीं ना कहीं जहां सडन जंप दिखे तुमको। मुझे सडन जंप ये 100 से 140 सबको देखोगे तब जाके सडन जंप पता है कि सबसे बड़ा गैप कहां है। जो सबसे बड़ा गैप मुझे नजर आ रहा है वो यहां आ रहा है। तो सबसे बड़ा गैप जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद है, इसका मतलब हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने बहुत ज्यादा एनर्जी मांगी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। निकालने को तो आप निकाल ही लोगे, है ना, ऐसा है ना कि आपके पास कितना पैसा है, पैसा दे दो वो दे देगा आपको। मगर फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, और इजीली इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं यहां से। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस सडन जंप से पहले जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी है वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बेटा, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के आगे प्लस लगा दो, ये +2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी। तो इस तरह से हम इसकी +2 पॉसिबल, अब +2 यानी कि ये हमें M2+ में देखने को मिलेगा। M2+ में हमें क्या मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा। ऐसा देखते हैं हम। अब मान लो आपको इसका फॉर्मूला पूछ ले कि फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्राइड N3-, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। तो क्या बनेगा, M को 2+ ले लो, N को 3- ले लो। छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जो इसका चार्ज होता है वो इसका और इसका चार्ज इसका, तो ये बनेगा M3N2 टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी, कार्बोनेट का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, नाइट्राइट का, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, क्लोराइड का, फ्लोराइड का, आयोडाइड का, ब्रोमाइड का, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। बस जो मैंने अभी इतने सारे नाम बोलते हैं उनके चार्ज पता होने चाहिए, ठीक है, कि सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, उसके फॉर्मूले आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात कर लेते बेटा। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम में दिक्कत है नहीं, जैसे FCl Br I तो डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरह से अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है तो भी डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। अगर तीसरा है
तो लेफ्ट टू राइट वाले तो मैंने 2 पीरियड के लिखा दिए हैं, उनमें से कोई भी कर लो, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ ये चीज जैसे नाइट्रोजन, तो ये भी क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मगर अब 2 चीजें हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन फैमिली देख लो, वो भी है, ऑक्सीजन फैमिली है तो वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन साथ में यहाँ पे 2 चीजें मुझे बतानी है जो इसमें गड़बड़ है, ठीक है। और एक है वो 13th ग्रुप, और एक है हमारा 14th ग्रुप। ठीक है भाई, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जीनोन, ठीक है, 4f14 5d10 6s2 6p2 ऐसा होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जीनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज हो रही है, लो, मगर यहाँ पे इंक्रीज हो गई। और यहाँ इंक्रीज होने का रीज़न, यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे इंक्रीज होने का रीज़न क्या है वो देखो, ये 4f14, ये 4f14, ये दोनों 4f14 जो हैं 14f इलेक्ट्रॉन्स पुअर सिग्मा, है ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इंक्रीज होने का कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी एक लफड़ा है कि यहाँ पे ये तो चलो डिक्रीज है, यहाँ पर भी एक लफड़ा है, और वो लफड़ा क्या है, ये रहा। और इसका रीजन बार बार नहीं बताऊंगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सो द फाइनल ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो 13th ग्रुप का फाइनल ऑर्डर होता है ये वाला, और ये डिक्रीजिंग हो जाएगा वैल्यूज को अरेंज करने के बाद, है ना। इसमें क्योंकि ये 2 बार है ना, पहले घटा फिर बढ़ा, नहीं पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, तो ऐसे ये तो वैल्यू से ही पता लगेगा कि कौन किसके आगे पीछे आया है। तो इसको याद करने का तरीका है, इससे याद रखो बीथ, और इससे याद रखो GAI, बीत गई, ठीक है भाई, बीत गई से याद रख लेना। और कार्बन वाली फैमिली में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कार्बन वाली फैमिली आसान है, क्योंकि उसके अंदर ये जो चेंजेस हैं आपको डायरेक्ट इसको इसको और इसको ऊपर कर लो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना। और यहाँ पहले पीबी ले आओ और यहाँ टिन ले आओ, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ फाइनल ऑर्डर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है एज कम्पेयर टू 13th ग्रुप। 13th ग्रुप का जो ऑर्डर है वो थोड़ा ज़्यादा ऐसा था, भाई। मैंने कहा डी एंड एफ ब्लॉक की बात मैं यहाँ पर भी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो साइज हो चाहे आयोनाइजेशन, ज़्यादा तो पढ़ते नहीं है, 2 ही चीज़ पढ़ते हैं, साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों प्रॉपर्टी डी एंड एफ ब्लॉक की डी एंड एफ ब्लॉक में ही बताऊंगा। तो आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो है ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, अभी देखो अभी तक हम आयोनाइजेशन एनर्जी में रिमूव कर रहे थे, अब हम एडिशन करेंगे। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां पे केस क्या है कि एनर्जी ओवरऑल रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी कि ये तो एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। सबके लिए जनरली किसी न्यूट्रल में आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एक्सो ही होता है, मगर ऐसे न्यूट्रल महाराज भी हैं यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और बेरिलियम है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ है कि बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे बेरिलियम माइनस बनता है, बताओ ये प्रोसेस कैसा होगा, तो एंडो होगा। अगर ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और O माइनस बनता है तो बताओ कैसा होगा, तो एक्सो होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इनमें नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इनर्ट गैस ले ले और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और बोल दे ऐसा बनाओ तो कैसा होगा, तो एंडो होगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन ले ले और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और उसको N माइनस बनाए तो बताओ कैसा होगा, तो एंडो होगा। तो सिर्फ इतने ही न्यूट्रल है, सारी इनर्ट गैस हो गई,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मतलब टोटल मिला के ज्यादा नहीं है, 3 तो ये हैं और 8-10, 3 तो ये हैं और 6-7 वो हैं बस। ये अगर हो तो न्यूट्रल में हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। अदरवाइज किसी में भी इलेक्ट्रॉन डालो, पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे, है ना, पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगा। तो हमेशा याद रखना, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट एडिशन, ये एडिशन हम एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर मैं अगली बात लिखूं, अगला पॉइंट ये है कि एडिशन ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल, है ना, या एडिशन ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन। तो मान लो हमें ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और O2 माइनस लिखा हुआ है, तो ये एंडो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड है। उसी तरह से S माइनस है और फिर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और S2 माइनस लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस पहले से है, दूसरा ऐड कर रहे हो ना, है ना। तो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो, या फॉर्मेशन ऑफ पोली एनायंस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव एनायंस, ठीक है। एक ही बात है कि एक से ज्यादा माइनस बनता हुआ दिखे तो हमेशा वो क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है। फिर नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटायन, तो ये तो क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। किसी भूखे को इलेक्ट्रॉन दोगे, Na+ है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो बेटा ये तो एक्सो ही होगा ना, कि जिसको जो चीज चाहिए वही खिला रहे हो, तो एक्सोथर्मिक होगा। सिंपल है, तो एक्सोथर्मिक यहाँ पे हम बोलेंगे। चलिए, तो फिर आता है कि फर्क क्या है। हम 2 शब्द सुनते हैं, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम डेल्टा एच इजी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दौरान एंथैल्पी चेंज कितना हुआ। जो एफिनिटी होती है वो बेसिकली टेंडेंसी है, और ये जो होती है ये मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वो सिर्फ नियत है, और वो है एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो ये तो हो गई नियत वाली बात, कि बुलाने की नियत कम है, बुलाने की नियत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को खाने की नियत ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है ना। जब हम बोलते हैं कि Ea पॉजिटिव, क्या बोलते हैं हम, Ea पॉजिटिव, तो इसका मतलब है डेल्टा एच इजी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, और यानी कि नेगेटिव होगी, ठीक है। Ea पॉजिटिव मतलब टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को चाहने की, इलेक्ट्रॉन के एडिशन की टेंडेंसी अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहने की टेंडेंसी किसके पास होगी, अंदर बैठे हुए न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस की ही तो टेंडेंसी होगी, अरे भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन को खाने की इच्छा कोई रख रहा है, तो एटम के अंदर बाकी के इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख रहे होंगे, कौन रख रहा होगा, अंदर बैठे हुए शैतान, शैतान का नाम न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस इच्छा रखता है इलेक्ट्रॉन को पास बुलाने की। अब जब वो इच्छा रखता है इलेक्ट्रॉन को पास बुलाने की, तो जाहिर सी बात है वो बुलाकर रिपल्शन तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो प्लस है और माइनस, और इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो अट्रैक्शन ही लगाएगा। यानी कि उसकी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है अट्रैक्शन लगाने की, और अट्रैक्शन लगाने की इच्छा अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो हम उसे Ea पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर एनर्जी अल्टीमेटली रिलीज होगी उस एडिशन के दौरान, इसलिए उसे एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। फिर अगर कहीं पे Ea 0 लिखा हो या नेगेटिव लिखा हो,
तो बुलाने की टेंडेंसी नहीं है, उस केस में डेल्टा एच इजी जो है वो एंडोथर्मिक होगा। तो ये दोनों उल्टे चलते हैं क्योंकि एक नियत है और एक मेजरमेंट है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो या नेगेटिव होती है तो वो एंडोथर्मिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल के तौर पे हमने नाइट्रोजन देखा, बेरिलियम देखा, मैग्नीशियम देखा, इनर्ट गैस देखी। तो ये आप चाहे अगर आप एंडोथर्मिक बोल दो या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जीरो या पॉजिटिव बोल दो। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी नेगेटिव बोल दो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन कम होगा। नेट अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्शन होगा, बट जीतेगा कौन? अट्रैक्शन। तो फाइनली हमें एनर्जी रिलीज होके मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है या नेगेटिव है तो इसका मतलब है अगले के बुलाने की नीयत नहीं है। जब बुलाने की नीयत कम होती है और उस केस में भी तुम एडिशन करोगे तो वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा जीत जाएगा। ऐसा नहीं कि एडिशन नहीं होगा, एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी लगा लेगा, मगर उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ज्यादा वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स वाई फाइनल रिजल्ट में हमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाला केस देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हो गई। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर था, यहां पर एडिशन के फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली अगर साइज ज्यादा है तो एडिशन जो है वो, साइज अगर ज्यादा है तो बुलाने की नीयत कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जितना एडिशन होगा इसकी पावर उतनी ही कम है। तो हम अब नियत पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो बुलाने की नीयत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। और अगर सिग्मा ज्यादा है तो सिग्मा तो रिपल्शन होता है, इसका मतलब है रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तो बनती नहीं है, रिपल्शन होगा तो नीयत कम ही हो जाएगी। फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी है। तो यहां पे जो NP6 है वो जीरो एफिनिटी होती है, हम जानते हैं NP6 जीरो एफिनिटी बोलते हैं, या एंडोथर्मिक बोल दो, एक ही बात है ना। उसके बाद NP2 हमारे पास आता है, एक NP2 और NP3 में NP2 ज्यादा होता है क्योंकि एडिशन के बाद, बिकॉज एडिशन, आफ्टर एडिशन it will achieve P3 stable configuration। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने P3 P4 में देखा था, यहां P2 P3 में P2 ज्यादा होगा क्योंकि यहां एडिशन करना है। और एडिशन जब करना है तो ये सोचो कि एडिशन होने के बाद कौन स्टेबल बनेगा, ये P3 से P4 बनेगा, ये तो बेकार चीज होगी। तो P3 की तो कम होती है, ठीक है। दूसरा हमें, ठीक है चलो पेनेट्रेशन पावर भी देख लेते। पेनेट्रेशन पावर में यहां पे आएगा हमारा NS2 और NS1 और NP1 में कंपेयर करेंगे, NS1 और NP1 में कंपेयर करेंगे। इसमें कंपेयर करेंगे NS1 और NP1 में NS1 ज्यादा होगा। देखो इसमें एडिशन करोगे तो ये स्टेबल बनेगा, S2 बन जाएगा। इसमें एडिशन करोगे तो ये P2 बनेगा, P1 P2 में कुछ नहीं हो रहा, कोई खास मजा नहीं आएगा उसको। तो इसमें एडिशन ज्यादा होगा क्योंकि पेनेट्रेशन पावर का मतलब तो यही होता है खैर कि S P D और F होता है। बेटा ये चारों चीजें, ये एक और ये दो, ये दोनों फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में है, मगर दोनों चीजें अलग हैं। एक साथ दोनों को लिख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये S1 P1 में देखा जाएगा, वहां S2 P1 में देख रहे थे, यहां पे P2 P3 में देखा जाएगा, वहां P3 P4 में देख रहे थे। तो इस चीज का ध्यान रहे, लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम सेकंड और थर्ड पीरियड के ऑर्डर पूरे पूरे लिख सकते हैं क्या? ये लिथियम, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सबसे पहले उन पर तो सर्कल कर ही दो जो कि बर्बाद है, एंडोथर्मिक है। ये एक एंडोथर्मिक है,
ये एक एंडोथर्मिक है। बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस बेरिलियम, नाइट्रोजन, ये एंडोथर्मिक है। यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे कम होगी, सबसे कम नियोन की होती है, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन। इन बर्बाद गैस को तो तुमने इधर ले लिए। अब बचे हमारे पास ये हो गया 2s1, ये हो गया 2p1। अब इन दोनों में लग गया pp, और pp लग गया तो पहले बोरोन आ जाएगा, फिर लिथियम आ जाएगा, क्योंकि s1 ज्यादा होता है p1 से, पीछे बता रखा है। उसके बाद ये आ जाएगा P2, ये P3। यहां लगना था हाफ फील्ड, मगर ये तो रेस से पहले ही बाहर हो गया, तो इसके लिए हमारे को यहां दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। ये कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है। ठीक है। किसी भी पीरियड की मैक्सिमम आयोनाइजेशन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन की होती है। किसी भी पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन की होती है लास्ट। चलो हम अगर इसका ये लिखें, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन। चलो बर्बाद केस यहां पर भी छांट देते हैं। ये रहा बर्बाद, ये रहा बर्बाद। यहाँ फॉस्फोरस पे गोला मत मार देना, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन था एंडोथर्मिक, यहाँ वो वहीं रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ आएगा आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम। फिर हम नॉर्मल चीज़ें शुरू करते हैं। नॉर्मल चीज़ों में ये S1 है और ये 3p1 है, और इन दोनों के बीच में लग रहा है पेनेट्रेशन पावर, यानी कि पहले एल्यूमिनियम आएगा और फिर सोडियम आएगा। फिर यहाँ देखो, ये P2 है, ये P3 है। अब लग गया इसमें क्या, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की वजह से ये पीछे रह जाएगा, तो पहले फॉस्फोरस आ जाएगा, फिर सिलिकॉन आएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन कार्बन में हम वो दिखा नहीं पाए, बिकॉज एक बंदा पहले ही पीछे चला गया। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो लग गया, आगे पीछे हो गए। उसके बाद ये सल्फर, और उसके बाद ये क्लोरीन, के बाद क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन होगा। इस पीरियड में भी देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी है हैलोजन की। फिर एक नोट लगा के लिखो कि इन सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, है ना, लेस देन थर्ड पीरियड। अब उसका कारण है कि देखो इन सब में जब भी एडिशन होगा, ये आपका 2p1 है, ये आपका 2p2 है, ये आपका 2p3 है, ये 2p3 है, ये 2p, सॉरी, ये 2p4 है, ये 2p5 है। इनके अंदर जो एडिशन होगा इन स्मॉल 2p सबशेल, जिसकी वजह से रिपल्शन और अपकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, और ये जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन एक्सपेक्टेशंस। जबकि यहां पे क्या है, ये 3p, ये 3p1 है, ये 3p2 है, ये 3p3 है, ये 3p4 है, ये 3p5 है। सिर्फ इतनों के लिए ही सोच रहा हूं, है ना, जितना लिखा है उतना ही दिमाग लगाना है इसमें। तो मुझे बताओ 3p और 2p में साइज किसकी बड़ी होती है, तो 3p की बड़ी होती है। ठीक है, तो साइज की वजह से तो यहाँ एडिशन होगा, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा आदमी आएगा वो बड़ी गाड़ी में बैठेगा, और वहाँ जो एक्स्ट्रा आदमी आएगा वो छोटी गाड़ी में बैठेगा। तो छोटी गाड़ी में जब बैठेगा जाके, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, कोनियाँ टकराएगी, जगह कम है। इस वजह से रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से है तो एक्सोथर्मिक ही, मगर एक होता ना कि -500 एनर्जी रिलीज होने की सोच रहे थे, मगर -300 ही रिलीज हुई, तो कम तो हो गई ना, है ना। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की उम्मीद थी मगर कम हुई। उसका रीज़न है कि फिर इसका मतलब है उसमें अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, मगर रिपल्शन भी ज़्यादा हो गया साइज की वजह से। तो रीज़न याद रखना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ ईए, वो सिर्फ दो ही हैं आज दिन तक, मेन एग्जाम में वही पूछे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी देखा हमने फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसका फाइनल ऑर्डर लिखना चाहो तो ये Cl, F, Br और I ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऐसा अगर हम देखें, इनफैक्ट पोलोनियम भी देख लो, तो यहाँ क्या होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, बाकी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मगर ऑक्सीजन कितना कम हुआ है ये कैसे पता चलेगा, तो ऑक्सीजन इतना कम हुआ है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इतना कम हुआ है कि वो उठकर लास्ट में आ जाता है, यानी कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम
पोलोनियम और ऑक्सीजन। आप बोलोगे यहाँ पे फ्लोरीन ऐसे क्यों नहीं आया पीछे, इसमें तो ऑक्सीजन। तो बेटा वैल्यू डिसाइड करती है ना, ये उतना ही कम हुआ कि यहाँ पे इसकी पोजीशन जस्टिफाई है, ये इतना कम हो गया कि उसकी पोजीशन वहां देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी की वैल्यूज से भी तो कंपेयर होगा। सो द फाइनल ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू, बाय द डेटा। ठीक है, हाँ आप इस तरह से देखोगे तो ठीक है, मगर ये कोई जिद नहीं होती, ये कोई डाउट नहीं होता। ऐसा डाउट किसी टीचर से ना पूछे कि आपने फ्लोरीन को तो दूसरे नंबर पे डाला था, आपने ऑक्सीजन को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं डाला। अरे बेटा फ्लोरीन की वैल्यू देख के उसको जहां फिट करना है कर दिया, और ऑक्सीजन की वैल्यू देख के जहां फिट करना है कर दिया। फाइनली वैल्यू तुमको याद रखनी नहीं है, ऑर्डर याद रखना ऑक्सीजन सबसे लास्ट में और फ्लोरीन दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है भाई, अब हम शुरू करेंगे लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद सीधा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे बात करते हुए चैप्टर एंड करेंगे। आ जाओ तो फिर करते शुरू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखो दो एटम है कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा है तो ए खींचेगा, बी की ज्यादा है तो बी खींचेगा। हमने यहाँ पे अब भी कंडीशन ले ली कि En ऑफ ए इज ग्रेटर देन En ऑफ बी। ठीक है, हमने यहाँ कंडीशन ले ली कि अगर ऐसी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन वगैरह वगैरह वाला कोई भी काम नहीं है। अब ये अपनी औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखेगा तो ज्यादा माइनस खाएगा और बदले में उतनी भूख उसको लगेगी। अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन बीच में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब पे बराबर रहता, मगर ये कह रहा है कि नहीं मेरी तो नियति खराब है, मैं तो अपनी तरफ खींच के ज्यादा रखूंगा। अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा तो पार्शियल नेगेटिव आएगा और सामने वाले की तरफ पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इस तरह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का आ जाना कहलाता है पोलैरिटी इन बॉन्ड, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा आएगा। अब वैसे तो बॉन्ड कोवेलेंट है, मगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये प्लस माइनस जितने ज्यादा बढ़ेंगे पार्शियल में उतना ज्यादा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा और उतना ही ज्यादा उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर होते हैं और वो निकलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए कुछ फैक्टर्स हैं। अब ऑब्वियसली जैसे ये ए है तो ए जो है वो क्या है, न्यूक्लियस ही खींच रहा होगा इसके इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो है नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। तो अगर ए की साइज छोटी है ना, मान लो कि यहाँ पर साइज अगर कम है किसी एटम की तो वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है एम, यहाँ लिखा हुआ है M+, यहाँ लिखा हुआ है M2+। तो बताओ बेटा इसके अंदर बेसिकली यहां से इधर जाओगे तो En क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो En क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा ही होगा। उसके बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपने देखा sp इसमें 50% एस कैरेक्टर है, इसमें sp2 इसमें आपका 33% एस कैरेक्टर है और आपका sp3 है उसमें 25% एस कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस को शो करता है। और क्लोजनेस टू न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और En जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि पॉलिंग स्केल पर बेस्ड है। स्केल्स हमारे सिलेबस में नहीं है,
पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ अपनी कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, जिन पर स्टार मार्क कर रहा हूँ वो आपको पता हमेशा होनी चाहिए, वो कभी नहीं भूलनी है। ठीक है बेटा, कुछ कुछ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, उनकी तो हमेशा ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक में भी काम आएगी। ठीक है भाई, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात यहाँ पर है। ये नीचे जो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग, ये सब जेड इफेक्टिव के अंदर चेंजेस वगैरह की वजह से हैं। और फाइनली इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी इस तरह से हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये वैल्यू बेस्ड हैं, वैल्यूज याद हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसको हम O2 माइनस और हाइड्रोक्साइड ऐसे देख लेते हैं। याद रखना बेटा कि यहाँ से यहाँ इसका एक सीधा सा फंडा होता है, हमेशा याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जो है वो EN बढ़ती है, और EN बढ़ने की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जो है वो EN घटती है, उसकी वजह से बेसिक नेचर बढ़ता है। अब बेसिक बढ़ेगा तो हमेशा याद रखो एसिडिक डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा भी पूछ सकता है वो, और एसिडिक बढ़ता है तो बेसिक डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा भी पूछ सकता है वो। चलो इसी तरह से हम सीधा सवाल पे आ जाते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमको एसिडिक बेसिक नेचर के क्वेश्चन करने हैं तो कैसे करें। तो अगर कई बार हमें लिखा हुआ कि Li2O Na2O है ना, K2O, बताओ ये ऑक्साइड है, क्या ये टॉप टू बॉटम है? हाँ। और हमें इसका अंदर अगर नेचर पूछा है कौन सा, बेसिक, तो बेसिक नेचर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज हो जाएगा। मान लो यहाँ LiOH लिखा है, NaOH लिखा है, KOH लिखा है ना, RbOH लिखा है, और पूछ रहा है बेसिक नेचर बताओ, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज या इंक्रीज? तो आंसर है इंक्रीज हो जाएगा सर, क्योंकि टॉप टू बॉटम है। उसके बाद अगर LiOH लिखा है, फिर BeOH का होल ट्वाइस लिखा है ना, इस तरह से लिखा है, फिर लिखा है BOH का होल थ्राइस, ऐसा लिखा है। बताओ एसिडिक नेचर पूछ रहा है बेटा, एसिडिक नेचर पूछ रहा है तो क्या होगा, अरे ये तो लेफ्ट टू राइट है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा ना। फिर उसके बाद मान लो ये पूछ रहा है Li2O BeO, फिर पूछ रहा है B2O3, फिर पूछ रहा है CO2, फिर पूछ रहा है N2O5, तो पूछ रहा है एसिडिक नेचर बताओ। अरे तो ऊपर लेफ्ट टू राइट ही देखना है हमें तो, कौन नहीं, ये लेफ्ट टू राइट है तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि MnO2O3 और लिखा हुआ है Mn2O7। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, अब इसमें देखो ये +2 है, सब मैंगनीज है, लेफ्ट टू राइट तो कुछ कर नहीं सकते, सारे मैंगनीज के ऑक्साइड है, मगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसकी +2 है, इसकी +3 है, और इसकी +7 है। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो EN इंक्रीज होती है, और EN इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो हमें अगर एसिडिक नेचर पूछेगा तो हम इसका आंसर ऐसा कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई एक आध और एग्जाम्पल देखें हम, वैसे कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। चलो ठीक है, इस तरह के कुछ भी सवाल हो तो आप देख लेना। हाँ, HNO2 ये +3 है, HNO3 ये नाइट्रोजन +5 है, एसिडिक नेचर पूछ रहा है, बता दो, ज़्यादा होगा ये 6 7। H2SO H2SO3 पूछ रहा है, ये +4 है, H2SO4 पूछ रहा है, ये +6 है, एसिडिक नेचर पूछ रहा है, तो H2SO4 विल बी मोर एसिडिक देन H2SO3। तो इस तरह से आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है बेटा, ये कर सकते हो आप। फिर कुछ बात आती है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो इन इन एटम्स के, है ना, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, क्रोमियम ओनली इन +3। कैसे याद रखोगे, जनाबे आली
सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ठीक है भाई, क्रोमियम मगर सिर्फ +3 में, इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, CO होता है, NO होता है, N2O होता है और H2O होता है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? चल, अब बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, प्रॉपर्टीज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड, हाँ पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लेते हैं। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने यहां लिखा N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस और Al3 प्लस। आप देखोगे कि इसके अंदर अगर मैं प्रोटॉन के नंबर लिखूं तो सबके अंदर उनके एटॉमिक नंबर, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12 और इसका 13 एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 7 और 3 10 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, 11 में से 1 गया 10 हो गए, 12 में से 2 गए 10 हो गए, 13 में से 3 गए 10 हो गए। तभी तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है। अब मेरा सवाल है कि सिर्फ जेड इफेक्टिव पे ध्यान दो और कुछ मत करो, बाकी सारी प्रॉपर्टीज अभी निकाल के दिखा दूंगा। 7 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, ये खींचने वाले हैं न्यूक्लियस में और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है जिनको खींचा जा रहा है। 8 लोग 10 को खींच रहे हैं, 9 लोग 10 को खींच रहे हैं, 11 लोग 10 को खींच रहे हैं, 12 लोग 10 को खींच रहे हैं, 13 लोग 10 को खींच रहे हैं। इतना तो समझ आ गया कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो देखो क्या साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन खाने की नीयत भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक साथ कर लिया है ना, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सीधा सीधा हिसाब किताब है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में सारा गेम जेड इफेक्टिव से चलता है। सारा गेम क्या चलता है बेटा, जेड इफेक्टिव से चलता है। ठीक है भाई, चले अब दूसरी बात आती है, दूसरी चीज आती है इसमें हम कुछ आयंस की प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। सेम एलिमेंट के आयंस की बात करेंगे हम, तो सेम एलिमेंट के आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, उसकी भी एक साथ देख लेंगे सारी। ठीक है, यहां लिख दिया, मान लो मैंने लिखा M माइनस M प्लस M, सॉरी M2 प्लस, या M प्लस लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। जरा आप देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तभी माइनस है, इसके न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, और इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसी तरह से अगर +2 करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, माइनस करोगे तो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। तो जाहिर सी बात है इधर से इधर जब जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई प्रोटॉन की पावर बढ़ती जा रही है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन से कम प्रोटॉन, खींचने वाले कम, खिंचवाने वाले ज्यादा, खींचने वाले खिंचवाने वाले ज्यादा बराबर, और खींचने वाले ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव इधर से इधर जाने पे इंक्रीज ही हो रहा है। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपसे कभी भी कोई भी ऐसा सवाल पूछ ले, आपसे सवाल पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा पूछ ले कि O प्लस में बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा। O प्लस में बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा, है ना। Cl माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा, है ना। ऐसे कुछ भी बोल सकता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछ सकता है, ये आपके यहाँ पास लिखा हुआ है।
ठीक है, साइज भी देख सकते हो ऐसे, केटायन एनायन वो सब कुछ लिख सकते हो। देखो यहाँ से ये भी पता चलता है कि एनायन इज स्मॉलर देन, एनायन इज लार्जर देन, एनायन लार्जर देन न्यूट्रल, है ना, और केटायन स्मॉलर देन न्यूट्रल, साइज की अगर बात करें तो, है ना, फॉर द सेम एलिमेंट, क्लियर भाई। चलिए, तो ये मैंने अपना पूरा कोशिश करी है जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते हुए मैंने आपकी पीरियोडिक टेबल ख़त्म की है। माइंड मैप सीरीज है, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए कि ये ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को ब्रश अप करना है, आपके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है ना, जल्दी जल्दी, तो ये सीरीज एकदम बेस्ट है आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। वो लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, वो 2 से ढाई घंटे का पहुंच सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।